शौहर ने शादी की रात बीवी से ऐसा क्या काम किया कि बीवी की चीखें निकल गईं और वो चीखें मारती मारती बाहर निकल गई। ये सुनकर आपके पैरों तले से सनी निकल जाएगी। मैं थकी हारी अपने कमरे में आई थी और सोने के लिए लेटने ही लगी थी कि अचानक बेहंगम सा शोर बरपा हुआ था। मैं घबरा गई थी क्योंकि घर मेहमानों से भरा पड़ा था और न जाने रात की इस पहर अचानक ही क्या हुआ था जो चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब से कुछ देर पहले ही मैं अपनी भाभी को रुखसत करवा कर घर लाई थी। आज मेरे बड़े भाई की शादी थी। सारा दिन के हंगामों के बाद अब जाकर मैं सुकून के लिए अपने कमरे में आई थी, लेकिन इन आवाजों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं फौरन कमरे से निकली और देखा तो लाउंज में मेरी नई नवेली भाभी अजीब से हुलिये में खड़ी चीखें मार रही थी। ना ही उनके पास दुपट्टा था, ना ही उन्हें अपने लिबास का होश था। वो अभी तक उरूसी जोड़े में ही मलबूस थी और उनका सेवर गले में छोड़ रहा था। मेरी माँ उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो तो काबू में नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन पर कोई दौरा पड़ गया हो। उनकी फलक शगाफ चीखें आसमान को छू रही थी। घर में मौजूद सारे मेहमान भी अपने कमरों से निकल आए थे और अजीब अजीब नजरों से भाभी की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। भाई भी भाभी के पीछे ही कमरे से निकलकर बाहर आए थे। उनकी हालत भी बेहाल थी। गिरेबान खुला पड़ा था और बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह खामोश थे और चोरों की तरह नजर झुकाए वहां खड़े थे। ना ही उन्होंने भाभी को चुप करवाने की कोशिश की थी और ना ही किसी को कुछ बताया था कि अचानक भाभी को हुआ क्या है। शर्मिंदगी और खफत से भाई का चेहरा सर्क हो रहा था। पता नहीं उस आधे घंटे में उनके कमरे के अंदर क्या हुआ था जो भाभी का ऐसा हाल हुआ था। और अम्मा का चेहरा तो गुस्से से लाल भभोका हो गया था। इतने लोगों की मौजूदगी में हमें सही रुसवाई का सामना करना पड़ रहा था। और जब बात हद से बाहर निकली और भाभी की चीखें कंट्रोल में ना आई तो मैंने करीब जाकर उन्हें झंझोड़ दिया और कहा कि भाभी खुदा के वास्ते बस कर जाएं। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मुझे खौफ का एहसास हुआ। उनका सारा मेकअप आंसुओं में बह चुका था और उनकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो अचानक ही मेरे बाजुओं में झूल गई और मैं उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। भाभी को बेहोश होता देखकर भाई भाग कर आए और उन्हें अपने बाजुओं में भरकर अपने कमरे में ले गए। भाभी के बेहोश होने पर अचानक ही सन्नाटा छा गया था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि चलो इसी तरह कम से कम तमाशा तो खत्म हुआ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अब यह तमाशा तो हर रात ही हमारे घर की जीनत बनने वाला था। भाई तो भाभी को लेकर कमरे में चले गए थे, लेकिन सारे मेहमान ही हक्का पक्का खड़े रह गए थे और जानना चाहते थे कि नई नवेली दुल्हन को थोड़ी ही देर में हुआ क्या है। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि दुल्हन पर आसेब हो गया है, कोई कह रहा था उसे नजर लग गई है, तो किसी को लग रहा था कि उसे दौरा पड़ा है। सही बात तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सबने अपने अपने तौर पर अंदाजे लगा लिए थे। अम्मा ने सबकी नजरों में उठते सवाल देखे तो फौरन बात बना दी और कहने लगी कि बच्ची अभी कम उम्र है, शायद अपने घर वालों से बिछड़ने का गम लग गया है। आजकल की लड़कियां तो वैसे भी माँ बाप से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं, एक आध दिन में खुद ही संभल जाएगी। अम्मा की बात से कोई मुतमईन तो नहीं हुआ था, लेकिन सब वापस अपनी अपनी जगहों पर चले गए थे। थोड़ी देर पहले यहाँ खुशी का समा था, वहां अब धीमी धीमी चमगोइयां शुरू हो चुकी थी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि हर कोई भाभी के हवाले से ही बात कर रहा है। ये सारा मंजर देखकर अम्मा के चेहरे पे भी 12 बज रहे थे। मेहमानों को मुतमईन करके अम्मा भी भाई के पीछे उनके कमरे में गईं, तो मैं भी भाभी की फिक्र में उनके पीछे चल पड़ी। पता नहीं भाभी को अचानक ही हुआ क्या था। कुछ देर पहले तो मैं उनको अच्छी भली उनके कमरे में बिठा कर आई थी। मुझे उनकी फिक्र सता रही थी। मैं और अम्मा भाभी के कमरे में दाखिल हुए तो भाभी कमरे में अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अम्मा ने गुस्से से भाई की तरफ देखा और कहा कि ये आधी रात को क्या तमाशा लगाया है, सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। तुम्हारी बीवी ने तो पहले ही दिन हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो उसने इतना हंगामा किया और सारा घर सर पर उठा लिया? क्या तुमने अपनी बीवी से कोई बात की है या फिर कुछ गलत किया है, या फिर ये लड़की पागल है? भाई सर झुकाए खड़े रहे और अम्मा की किसी बात का जवाब तक न दिया। अम्मा ने दोबारा गुस्से में पूछा, असल क्या हुआ था तुम्हारे कमरे में जो ये पागल हो गई थी? क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच में? अम्मा सख्ती से सवाल कर रही थी और भाई थे कि अब भी चोरों की तरह सर झुकाए खड़े थे। भाई का ऐसा रवैया देखकर अम्मा के गुस्से को मजीद हवा मिल गई।
और अम्मा कहने लगी, अब तो ऐसे ही सारी जिंदगी सन मुरीदी करना, ये होश में आए तो इसे समझा देना कि घर में मेहमान आए हुए हैं, जरा काबू में रहे। मेरे बस में होता तो अभी से हाथ पकड़ के यहाँ से चलता कर देती। खानदान वालों के सामने खूब इज्जत अफसाई करवाई है, सालों की इज्जत को मट्टी में मिलाने पर तुल गई है। आज पहली बार लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पहले ही इसे तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर की मैं बहू नहीं बनाना चाहती थी। न जाने इसने अपनी पहली शादी में भी क्या गुल खिलाए थे जो इसे अगले ही दिन तलाक का तमगा मिल गया था। लेकिन तुम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर जबरदस्ती इसे हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। अब दोहरे रिश्तों की वजह से सारी जिंदगी इसे भुगतना पड़ेगा। अम्मा गुस्से में तन करती अपने कमरे में चली गई थी और मैं भाई के सामने खड़ी रह गई थी। भाई ने खामोश नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मैंने परेशानी से भाई से कहा कि जब भाभी होश में आएंगी तो क्या होगा? क्या आपने भाभी से कुछ कहा है? ऐसा ना हो कि वो होश में आकर कोई नया हंगामा खड़ा कर दे। मेरी बात सुनकर भाई कहने लगे कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली बातें क्या मैं तुम्हें बताऊंगा? तुम फिक्र ना करो, अब कुछ नहीं होगा, मैं उसे खुद देख लूंगा, जो होना था वो हो चुका है। तुम भी सारे दिन की थकी हुई हो, जाओ जाकर सो जाओ। भाई का रवैया बहुत ही अजीब था। उनकी बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन थकन और नींद दोनों ही कहीं गायब हो गए थे। भाभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जिस तरह वो पागलों की तरह चीखें मार रही थी, ऐसा लगता था जैसे वो होश में ही ना हो। जबकि रुखसती के वक्त तो भाभी अच्छी भली थी और ना ही वो रुखसती के वक्त ऐसी रोई थी जैसे उन्हें अपने माँ बाप की जुदाई का कोई बहुत बड़ा सदमा हो। तो मेरी आधी रात को ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से उन्होंने पूरे खानदान के सामने हमें जिल्लत से दो चार कर दिया था? मैं जानती थी कि अम्मा का गुस्सा भी इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि अम्मा तो पहले से इस दुहरे रिश्ते के खिलाफ थी। क्योंकि मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं थी, बल्कि वो मेरी होने वाली नंद भी थी, और ये रिश्ता मैंने ही भाभी के कहने पे जबरदस्ती करवाया था। मेरी और रोहेल के मंगनी वाले दिन भाई ने पहली दफा अरूसा को देखा था और उसी दिन भाई ने मुझे कह दिया कि वो अरूसा से ही शादी करेंगे। मैंने भाई को बताया भी था कि वो एक तलाक याफ्ता लड़की है जिसे पता नहीं क्यों शादी की पहली रात ही तलाक हो गई थी। लेकिन भाई को तो उनसे कोई ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि वो अपनी बात पर अटल गए और कहने लगे अगर कोई लड़की उनकी बीवी बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अरूसा होगी। मैंने जिस किसी से भी अरूसा के बारे में मालूम किया था, हर किसी ने उसकी बहुत तारीफ की थी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि उसे पहली तलाक क्यों हुई थी। वो ना सिर्फ कम उम्र, जवान और खूबसूरत थी, बल्कि घरेलू कामकाज में भी बहुत सुगढ़ थी, और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर उसे तलाक क्यों हुई थी किसी को खबर नहीं थी। जब अम्मा को अरसल भाई की मोहब्बत का इल्म हुआ था तो उन्होंने सख्ती से कह दिया कि वो वट्टे सिट्टे की शादी के सख्त खिलाफ हैं। अगर अरूसा हमारे घर में आकर नहीं निभ सकी तो मेरे रिश्ते को भी फर्क पड़ेगा और इस तरह हर रिश्ता बिखर जाएगा। लेकिन अरसल भाई ने अम्मा को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जब मैंने और भाई ने मिलकर अम्मा पर प्रेशर डाला तो अम्मा राजी हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़े, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं एक गलत फैसला करने जा रही हूँ जिससे बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। भाई और भाभी की शादी की तकरीब के दौरान ही मैंने कुछ लोगों को ये बात करते सुना कि इस अरूसा को कौन ब्याह कर ले जा रहा है। पता नहीं किसका दिमाग खराब हो गया है जो इस पागल लड़की से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। देखना ये दूसरी भी तलाक लेके जल्दी वापस लौट आएगी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे जरूर खड़े हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तो आदत ही होती है बात का पतंगड़ बनाने की। मासूम सी अरूसा का क्या कसूर था अगर उसे शादी की पहली रात ही तलाक हो गई थी। हो सकता है कि उसके ससुराल वाले ही अच्छे लोग ना हो। और यही सोचकर मैंने इस बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मैं अपने भाई की खुशियों में रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही अरूसा की ऐसी हालत देखकर मुझे उन लोगों की बात याद आ गई कि अरूसा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उसके घर वालों ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि रोहेल का फोन आ गया। मैंने फौरन रोहेल का फोन उठाया तो वह अरूसा के बारे में पूछने लगा कि वो ठीक है या नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रोहेल को अपनी बहन की हालत का इल्म हो। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तल्ख हो गया। मैंने रोहेल को थोड़ी देर पहले होने वाले तमाशे के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत फिक्रमंद हो गया और कहने लगा अरूसा पागल नहीं है और ना ही उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसने उसे डिस्टर्ब किया है। वो अपनी पहली तलाक से ही बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है और इसलिए छोटी सी छोटी बात पर वो परेशान हो जाती है।
کیا اس کے اور ارسل کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ روہیل کے سوال پر مجھے شدید غصہ آ گیا. بجائے اس کے کہ اپنی بہن کی حرکت پر ناراض ہوتا یا اسے سمجھانے کی بات کرتا، وہ تو میرے ہی بھائی کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا تھا، جبکہ میرا بھائی تو بہت محبت سے اس کی بہن کو بیوی بنا کر لایا تھا. میں نے غصے میں فون بند کر دیا. اماں کی بات بالکل ٹھیک نکلی تھی. وٹے سٹے کے اس رشتے نے سب کچھ بکھیر دیا تھا. میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا. خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو مجھے نیند لگی، اور جب دوپہر کے وقت میں کمرے سے نکلی تو سارے مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے. بھائی پتہ نہیں کہاں تھے اور بھابھی اپنے کمرے میں تھی. اماں کا مزاج بگڑا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی. میں اماں کے پاس جا کر بیٹھی تو اماں کہنے لگی، تمہاری پیاری بھابھی صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو اسے کچھ کھانا پینا بھی ہے یا نہیں. جتنا تماشا وہ لگا چکی ہے اب اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا ہے کیا؟ میں فوراً بھابھی کے پاس گئی تو اپنے بستر پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی خوف کا شکار ہوں. مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے. میں نے پریشان ہو کر پوچھا، عروسہ بھابھی آخر کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح. رات بھی آپ نے بہت تماشا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے تاکہ آپ کی پریشانی کو ختم کیا جا سکے. بغیر کچھ کہے وہ میرے سینے سے لگ گئیں اور کچھ دیر تک آنسو بہاتی رہیں، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا. میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ان کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی. پتہ نہیں شادی کی رات ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا تھا. کہیں ارسل بھائی نے تو ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد بھابھی کے گھر والے رسم کے مطابق انہیں لینے کے لیے آئے تو اماں نے بڑے ہی برے طریقے سے انہیں ان کی بیٹی کا کارنامہ سنا ڈالا. یہ سن کر بھابھی کی امی یعنی میری ساس پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ عروسہ تو بہت ہی اچھی بچی ہے، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی، کوئی تو ایسی بات ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ اس حرکت پر مجبور ہوئی ہے. بھابھی کی امی نے بات نہیں کی تو اماں کا مزاج بھی بگڑ گیا. اماں کہنے لگی، واہ کیا بات ہے، آپ کی بیٹی نے پہلی ہی رات ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور آپ ہے کہ ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. اگر آپ کی بیٹی اتنی اچھی ہے تو پھر اسے پہلی طلاق کیوں ہوئی جس کے بارے میں آپ لوگ بات بھی نہیں کرتے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے. بھابھی کی امی اماں کی بات پر گڑبڑا گئی، کہنے لگی، نہیں بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنی بیٹی کی فکر میں ایسا کہہ گئی، آپ میری بات کا غلط مطلب نہ لیں. میں عروسہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، اب وہ کچھ نہیں کرے گی. وہ کچھ دیر بیٹھی اور بھابھی کو اپنے ساتھ لے گئیں. ان کے جانے کے بعد بھی اماں غصے میں بڑبڑاتی رہیں کہ نہ جانے کیوں عروسہ کی پہلی طلاق ہوئی تھی، نہ ہی ہم نے اس بارے میں زیادہ چھان بین کی اور نہ ہی وہ لوگ ہمیں کھل کر کچھ بتاتے ہیں. اماں کو یقین تھا کہ سارا قصور عروسہ کا ہی ہے اور رات بھی جو کچھ ہوا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے. اماں نے بھائی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب عروسہ کو لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اماں جس طرح لے کر گئی ہیں اسی طرح لا کر چھوڑ دیں گی. شادی کے پہلے ہی دن سارے رشتوں میں اتنا زیادہ تناؤ آ گیا تھا کہ روہیل نے مجھے سارا دن فون نہیں کیا تھا اور رات کے وقت روہیل خود عروسہ بھابھی کو ہمارے گھر چھوڑ گیا تھا. بھابھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ روہیل ہمارے دروازے پہ آیا ہو اور مجھ سے ملے بنا لوٹ گیا ہو. پتہ نہیں عروسہ بھابھی نے اپنے گھر جا کر ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا تھا جو اس کا رویہ بدل گیا. میں انہیں سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سارا گھر پھر سے چیخوں سے گونجنے لگا. پہلی ہی چیخ پر میں سمجھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ عروسہ ہی ہے جو رات ہوتے ہی پھر پاگل ہو گئی ہے. جب اس کی چیخیں بڑھنے لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی. تھوڑی دیر میں وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی. آج پھر اس کا حلیہ بالکل بے ترتیب تھا اور وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی. اماں بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور ارسل بھائی بھی عروسہ کے پیچھے ہی چلے آئے تھے. اماں نے جب بھابھی کی دوبارہ ایسی حالت دیکھی تو ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا. ایسا لگا جیسے بھابھی کو ہوش آ گیا ہو. اچانک ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور آنسو بہاتی فرش پر گرتی چلی گئی. اماں شدید غصے کے عالم میں بھائی سے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اسے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دے. اس نے تو اچھا تماشا لگا دیا ہے. پاس پڑوس والے بھی اب ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ آخر ہم نے اس نئی بہو پر کون سا ایسا ستم ڈھایا ہوا ہے جو رات ہوتے ہی یہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی ہے. اماں کی اس بات پر ارسل بھائی نے کڑے تیوروں سے اماں کو گھورا اور کہنے لگے، اماں آپ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں عروسہ کو کبھی طلاق دوں گا. یہ اس گھر سے اور میری زندگی سے کہیں نہیں جائے گی، چاہے پھر یہ ساری زندگی اسی طرح شور کیوں نہ مچاتی رہے. یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی، لیکن ان کے انداز پر میں اور اماں حیران رہ گئے. آج تک کبھی ارسل بھائی نے اماں سے اس طرح بات نہیں کی تھی.
मैं भाभी को वापस उनके कमरे में छोड़ आई थी। वो बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे में सुकड़ सिमट कर लेट गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ना ही भाई कुछ बताने को तैयार थे और ना ही अरूसा ने अपने मुंह से एक लफ्ज निकाला था। रोहेल भी मुझसे नाराज था, शायद इसीलिए मुझे फोन नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मसला कब और कैसे हल होगा और इस सब तमाशे के पीछे असल वजह क्या है। अम्मा ने तो एक ही रट लगा ली थी कि वह अरूसा को तलाक दिलवाकर हमारे घर का सुकून वापस करेंगी, लेकिन भाई किसी सूरत अरूसा को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी तरह भाई की शादी एक हफ्ता गुजर गया और हर रात हमारे घर में यही तमाशा होने लगा। अब तो अम्मा ने भाभी की चीखों पर अपने कमरे से निकलना भी छोड़ दिया था। मैंने जैसे ही भाभी को संभाला करती वो वापस अपने कमरे में छोड़ आती। और फिर एक दिन जब सब कुछ अम्मा की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अम्मा ने भाई को धमकी दी कि अगर उन्होंने अरूसा को तलाक ना दी तो वो अपनी जान ले लेंगी। अम्मा की बात सुनकर भाई परेशान हो गए और अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए कि वो उन्हें इस जुल्म पर मजबूर ना करें। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अरूसा की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद भाई ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। भाई ने रोते हुए बताया कि आज से 7-8 साल पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मासूम लड़की को अगवा किया था और उसे अपने हवस का निशाना बनाया था। वो स्कूल जा रही थी और एक सुनसान सी सड़क पर भाई और उनके दोस्तों के हाथ लग गई। उस वक्त भाई और उनके दोस्त जवानी के नशे में चूर थे और सही और गलत से बेपरवाह। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाई को एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और एक मासूम लड़की को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया है। इस बात के एहसास के साथ भाई हर दिन बेमौत मर रहे थे। और फिर मेरी मंगनी वाले दिन जब उन्हें अरूसा नजर आई तो वो अच्छी तरह पहचान गए कि अरूसा ही वो लड़की है जिसके साथ उन्होंने ज्यादती की है। और फिर उन्हें उसी रोज अरूसा की तलाक के बारे में इल्म हो गया कि शादी की पहली रात ही अरूसा को तलाक हो गई थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि कहीं न कहीं उसके पीछे उनकी वो ज्यादती है जो उन्होंने सालों पहले अरूसा के साथ की थी। इसलिए उन्होंने अरूसा से शादी की जिद पकड़ ली। अरूसा तो उनकी शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही अरसल भाई ने खुद अरूसा को अपनी हकीकत बता दी थी। और भाई की हकीकत जानने के बाद माजी उसकी नजरों के सामने घूमा तो वो अपने आप पर काबू नहीं पा सकी थी। और अब जब वो भाई को रात के अंधेरे में अपने करीब पाती तो उस पर उसी तरह दौरे पड़ने लगते। भाई ने बताया था कि उसके पहले शौहर ने उसे शादी की पहली ही रात इसलिए तलाक दी थी क्योंकि अरूसा ने उसे शादी की पहली रात खुद पर होने वाले जुल्म के बारे में सारी बात बता दी थी। वो किसी झूठ के सहारे अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसके घर वालों ने तो इस बात को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर अरूसा ने यह सब अपने शौहर को खुद बताया था, जिसे सुनने के बाद उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था। ये बात ज्यादा किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन हर किसी को यही लगता था कि वो एक नफसियाती लड़की है, इसीलिए उसके शौहर ने उसे छोड़ा है। क्योंकि इस ज्यादती के वाक़े के बाद कुछ अरसे तक अरूसा को इसी तरह के दौरे पड़ते थे, लेकिन फिर उसके घर वालों ने उसका इलाज करवा दिया था। ये जानकर अम्मा के सर पर आसमान गिर पड़ा कि अरूसा की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा था, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया था और इतना बड़ा गुनाह भी कि जिसकी कोई माफी नहीं थी। भाई ने हाथ जोड़कर न सिर्फ अम्मा से और अरूसा से माफी मांगी, बल्कि इस बात का यकीन भी दिलाया था कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। अरूसा को नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन भाई को यकीन था कि जल्द ही वो सब कुछ ठीक कर देंगे